बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हमले के साथ आपका होस्ट मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, दुनिया में हमेशा ये होता है कि कोई भी काम हो वो पहला स्टेप लेना पड़ता है। पाकिस्तान में भी पहला स्टेप लिया गया तो क्या हमें पाकिस्तान मुमकिन हुआ। दुनिया की तारीख में जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं वो कोई भी हो, वो जब पहला स्टेप लेते हैं तो उसी से आगे तारीख बनती है, तहरीक होती है, जिससे रिसर्च होती है और आगे जिंदगी का पहिया जो है वो चलता है। मैं थोड़ा सा एक आज की एक जो बड़ी अचीवमेंट है एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट आगा वकार की, कि उन्होंने पानी से गाड़ी चलाने का एक कामयाब तजर्बा कर लिया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है कि एक तरफ पाकिस्तान में जहां तवानाई का बहरान अपने अरूज पर है, पाकिस्तान में तवानाई के बहरान की वजह से बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आपकी सनतें जो है वो बंद हो चुकी हैं। ऐसे में अगर तवानाई का बहरान काबू पाने के लिए हमारे पास इस तरह के नौजवान साइंटिस्ट जो बैठे हुए काम कर रहे हैं, वो यकीनन इस मुल्क के लिए खुशाइंद है। इस मुल्क के पास हर तरह के लोग मौजूद हैं, साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम उनको इस्तेमाल कर सकें, उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा कर सकें। एक चीज मैं बताता चलूं कि जब मैं आज पूरे पाकिस्तान का मीडिया, बल्कि कल के अखबारात में तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम की मजम्मत की है और उसके अलावा ये भी कहा है कि बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम की जो है बर्मी फौज भी शामिल है। नाज़रीन, ये तो एक अक़वाम मुत्तहिदा का बयान है और अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुआयनाकार हैं वो कब जाएंगे, उसके बाद उसके खुसूसी एलची जो है वो जाके बर्मा की सारी सूरत हाल को देखेंगे। लेकिन एक चीज आपको बताता चलूं कि जब हमने वाइब टीवी ने और मैंने ये सबसे पहले बेड़ा उठाया बर्मा के हवाले से कि पाकिस्तान में बात की जाए, बर्मा के मुसलमानों के कत्लेआम के हकायक दुनिया को दिखाए जाए, तो उस वक्त शायद हमें भी कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में इतना कुछ है, आप सियासत पे काम करें। लेकिन हमारा फर्ज था कि हमने मुस्लिम उम्मा के एक मजलूम मुसलमानों की नस्लकशी के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो शायद पहला कतरा था, पहला कदम था, फर्स्ट स्टेप था, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी मीडिया इस वाक़े की तरफ जो है तवज्जो करता रहा और उसके साथ साथ इस वक्त पूरी दुनिया इस वाक़े की तरफ तवज्जो दे रही है। बर्मा के साथ साथ एक चीज और आपको बताता चलूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में भी मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। कश्मीर तो अलग चैप्टर है, लेकिन आसाम और दीगर रियासतों में इस वक्त मुसलमानों का कत्लेआम जारी है, जिसमें तकरीबन 200 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, ये मुसलमानों का बेगुनाह जो कत्लेआम जारी है, ये कब रुकेगा? इसके लिए भी हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा। पहला कतरा, पहला कदम, पहला स्टेप जो लेंगे तभी जाके ये मुसलमानों का कत्लेआम रुकेगा। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त इदारे तबाह हो चुके हैं, करप्शन ऊपर से नीचे तक है और हम अगर आगे की तरफ तरक्की करना चाहते हैं तो हमारा मुंह जो है पीछे की तरफ है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हमारे अरबाब इक़्तिदार और उन अरबाब इक़्तिदार में जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं, जो बैरूनी एजेंडों पर बैरूनी एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, जिनका मकसद ही सिर्फ यह है कि पाकिस्तान में अमरीकी एजेंडे पर काम करते हुए पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाया जाए, ताकि ये मुल्क अफरा तफरी का शिकार होकर दिवालिया हो जाए और इस मुल्क पर दूसरी कुव्वतें कब्जा कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मुल्क के पास बेपनाह वसाइल है, इस मुल्क के पास बेपनाह दौलत है, इस मुल्क के पास बेपनाह अफरादी कुव्वत है, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल करके हमें जो है इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेकर जाना है। लेकिन उसके लिए हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा। मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब इम्तियाज खान फरहान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर। इनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब, KCCI के सीनियर मेंबर हैं। इसके अलावा जो है कराची आर्ट्स काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं और दानिश्वर हैं, मारूफ दानिश्वर हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अशरफ नवाज साहब, मारूफ समाजी रहनुमा हैं। इनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। इनकी एक तंजीम भी है जो कि पाकिस्तान पीस पार्टी के नाम से है। इनका मोटिव ये है कि ये पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें अपने झंडे खत्म करके एक पाकिस्तानी फ्लैग के नीचे जमा हो जाए तो पाकिस्तान से तमाम मसाइल और जो इंतशार की बातें वो सारी खत्म हो जाएंगी। मुझे अच्छा लगा, मैंने इनको दावत दी। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। फरहान साहब, सबसे पहले ये कि एक तरफ तो पाकिस्तान में टैलेंट अल्लाह ने इतना दिया है कि पाकिस्तानी जो है वो पानी से तवानाई के जरिए गाड़ियां चलाने के तजर्बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि हमारी ट्रेनें बंद हो रही हैं और बिलोर साहब कभी किसी पे मलबा डालते हैं, कभी किसी पे डालते हैं। करप्शन अरूज पर है। क्या कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि हमारे सियासतदान, कोई एक सियासतदान पहला कदम उठाए, जो बारिश का पहला कतरा बने, जो फर्स्ट स्टेप लेकर आए सामने और कहे जी हाँ हमने करप्शन किया और हम कौम से माफी मांगते हैं और उस करप्शन और उस लूटमार का पैसा वापस करके इस मुल्क के बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, हर चीज़ मुमकिन है और हो सकती है और होती है और होना है और होगी, ठीक। लेकिन जहाँ तक कि करप्शन, ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है, ये भी मेरे आप में और बहुत सारे लोगों में नहीं है। इस मुल्क के जो 18 करोड़ आवाम में मैं समझता हूँ कि 17 करोड़ 80 लाख 90 हज़ार इससे महरूम है। ये टैलेंट है चंद हज़ार के पास, और वही ऊपर घूम रहे हैं, वही ये सारा, तो ये भी एक टैलेंट है। रेलवे को बंद कराना, ये भी एक टैलेंट है। और एक सिंध का या पाकिस्तान का एक जो नौजवान है, सपूत है, वो पानी से गाड़ियां चलाने का दुनिया भर में हैरत अंगेज मुजाहरा करता है, ये एक पॉजिटिव टैलेंट है। अब उसको प्रमोट कैसे करना है, जाहिर है जैसे आपने कहा, कोई ना कोई इब्तिदा। देखें, अलिफ के बगैर आप छोटी ए तक नहीं पहुंच सकते, ना बड़ी ए तक पहुंच सकते, ए के बगैर आप जेड तक नहीं पहुंच सकते। सब खत्म हो जाएगा जब आप ए से आपने शुरू, पहली सीढ़ी आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेनी है। आपको इकरा, आपको इस्लाम अगर आप शुरू करेंगे तो ये लफ्ज इकरा से शुरू होगा, कहीं ना कहीं से आपको जो है करनी है, और ये इंशाल्लाह होनी है और होती है। ये सारे मामला चलते रहते हैं, जो जब से दुनिया बनी है आप उठा के देख लें, कबल मसीह वाली देख लें और हमारी इस्लामिक हिजरी हिस्ट्री देख लें, ये करप्शन, बदमाशियाँ, लूट मार, ये सारे के सारे साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन अच्छे लोग जो हैं वो हमेशा कायम व दायम रहते हैं, वो हिस्ट्री में भी जिंदा रहते हैं। बुरे लोग जो इंतहाई बुरे होते हैं, फ़िरौन जैसे या दूसरे, वो मामूली गिनती में वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखें, आगा वकार से आज दिन में भी हमारी बात हुई थी, एक रेडियो प्रोग्राम था, उसमें हम उसको हम उनको रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि हम आपको एडवाइस करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें कि वो इंटरनेशनली भी एक ब्रीफिंग का बंदोबस्त करे आपके हवाले से, ताकि ये चीज़ इंटरनेशनली एक प्रूव हो जाए और कल को कोई बात हो, क्योंकि आपके साथ सिक्योरिटी कंसर्न इस वक्त हो चुका हुआ है, कोई भी मामला आते हैं उस पर। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, उसने बोला मैं डरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ। जो मैंने मैंने एक काम किया है इतना बड़ा जिससे मैं रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। और दूसरा ये उसने बताया कि एडवाइस भी किया है, जैसे अभी हम पहले फारूकी साहब जो माशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सेकंड टाइम सेक्रेटरी हैं, और आपने KCCA का भी बताया इनका, कि अब उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सेक्रेटरी के हवाले से बताया कि जी सेक्रेटरी रेलवे, पहले मिनिस्टर गुलाम अहमद बलोच साहब ने उन्हें ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, उसको टरकाते रहे, वो आगे सेक्रेटरी के पास भेजा, सेक्रेटरी तो जाहिर है कि सेक्रेटरी है, फिर उसको ऊपर से मैसेज मिल गया कि जनाब जब मिनिस्टर साहब ने कोई इसको वो नहीं किया। तो आज हुआ ये है कि आज खुर्शीद अहमद शाह साहब जो वफाकी वजीर हैं और चंगेज खान जमाली साहब, उनके साथ उसकी बड़ी यानी कि बड़ी तवील ब्रीफिंग हुई है। उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और जो मुताल्लिका लोग हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने, और मजे की बात यह है और बहुत अच्छी हौसला अफजा बात यह है कि सब ने आगा वकार को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें थोड़े से डिजाइन में कुछ शायद मामला आते हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं एक चीज, पाकिस्तान में एक तरफ तो ऐसा टैलेंट है, फर्स्ट स्टेप लिया अपना आगा वकार ने और पाकिस्तान को एक ऐसा शोबे में दे दिया कि हो सकता है कि आगा वकार की चीज मार्केट होने से पहले, आगा वकार की इन्वेंशन जो है मार्केट में आने से पहले कोई और इसे कॉपी करके किसी और जगह बेच चुका हो। क्या इस को रोकने के लिए भी हमें कुछ इकदाम करने होंगे? देखिए, इसका एक पेटेंट सिस्टम होता है जी जी, और उसको बाकायदा रजिस्टर कराना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जिससे पाकिस्तान के में बहुत इनकलाबी तब्दीलियां आ सकती हैं। पाकिस्तान दुनिया को ये टेक्नोलॉजी बेच के भी तो इससे इस्तेफादा का, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में भी अगर उसको एप्लीकेशन उसका होगा जी। तो भी इसका हमें बहुत फायदा होगा। ठीक है, और फिर जब दुनिया भर में कहीं इस्तेमाल होगा तो जो भी इसको इस्तेमाल करेगा, उसको प्रोमोट करेगा, तो उसकी बेस जो होगी वो यही कहलाएगी कि यहाँ रजिस्टर हुआ है। सही, ये तो एक बात होगी। आपने अपने स्टार्ट में पाकिस्तान का जब जिक्र किया था तो बहुत अच्छे अल्फाजों में ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जराए मौजूद हैं। अब देखिए, दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर अगर किसी एक कोने में उसको समंदर मिल जाता है तो उस मुल्क को तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। सही, हमारे यहाँ तो 1000 किलोमीटर दूर तक का समंदर हमारे पास मौजूद है। इतना गवादर से कहां तक का है, बदीन तक, बहुत दूर तक है, कई 100 किलोमीटर का है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके, अगर दरिया हो तो भी तरक्की बड़े आराम से हो जाती है। तो दरिया तो हमारे पूरे पाकिस्तान में बीच से होता हुआ पूरे पाकिस्तान में से गुजर रहा है। यानी अगर उसको पानी को अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए, सही तरह से डैम बना दिए जाएं और उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाए तो मुल्क की तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता। सही। मौसमों पर आप आ जाइए, दुनिया में 1-2 मौसम होते हैं और तीसरा मौसम को लोग तरसते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 4 एस्टेब्लिश्ड मौसम है। ठीक है, और फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ फल सब्जियां कौन सी नेमत है जो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। और तमाम चीजों के होते हुए
अगर इसको सही तरह से प्रोसेसिंग की जाए, सही से तरक्की की जाए, फिर अल्लाह ने हमारे यहाँ फल भी इस नौयत के दिए हैं कि जैसा आम है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान से बेहतरीन आम कहीं किसी जगह नहीं होता, बेशक इसको सही एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग की जाए। बहुत सी चीजें तो हमारे जाया हो जाती है मार्केट तक आने से पहले। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन सब चीज को प्रॉपर मार्केटिंग करे और पाकिस्तान को तरक्की से कोई रोक ही नहीं सकता। अशरफ नवाज साहब, ये बताइएगा जो मसाइल पाकिस्तान, जिन मसाइल का इस वक्त शिकार है, जिन प्रॉब्लम्स के साथ साथ पाकिस्तान उनको फेस कर रहा है, उनको हल कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, वाइब चैनल का, कि आपने मौका दिया कि मैं आके अपना इजहार कर सकूँ तमाम सवालात का। और बहुत अच्छी आपने खूबसूरत बात कही। देखिए, तो हर मसाइल का, हर मसले का हल होता है जी। ये तो अगर आप किसी मामूली आदमी से भी पूछेंगे कि फला मसले का कोई हल है या नहीं, कोई ये नहीं कहेगा नहीं, मसले का हल होता है। मसला हल करने वाले चाहिए हमें, सही। हमारे मुल्क को जरूरत है मसला हल करने वालों की। अब जो मसाइल आज इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ये आप यकीन कीजिए, मुझ जैसा अखबारात, ये सहाफ़ी बैठे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अखबारात पढ़ने वाला मुझ जैसा शख्स 5 साल पहले मुझे मालूम था कि ये हालात आएंगे, क्योंकि जो लोग बसर इख्तिदार आ रहे थे, जिस प्लानिंग के तहत आ रहे थे, हमें मुझे अंदाजा था कि ये मुल्क अब तबाही की तरफ जा रहा है और जाएगा। आज वही अब हल सिवाय इसके कि सब यूनाइटेड, अवाम के पास ताकत है। बेशक सियासी पार्टियां भी, पॉलिटिकल पार्टियां भी अवाम को संभाल करती हैं, यही कह के कि अवाम एक ताकत है, लेकिन अवाम हकीकी एक ताकत बनके सब मुत्तहद हो जाएं, सब एक हो जाएं। सबसे पहला हल कि भाई हम सब एक हैं, वी आर ओनली पाकिस्तानी। आज हम अपने घर पे, अपने चौराहों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपनी हर जो भी हमारी जगहें हैं, बड़ी इमारतें हैं, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, उन सब में पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया जाएगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी का परचम लहराना एक ममनू कर दिया जाए। अशरफ नवाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें यूनाइटेड होने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए, इन मसाइल से निकलने के लिए एक काम करना होगा कि हमें सियासी जमातों को अपनी आइडेंटिफिकेशन छोड़कर इस मुल्क की आइडेंटिफिकेशन को अपनाना पड़े। क्या इससे आप इत्तेफाक करेंगे? नहीं, देखिए, थोड़ा ये डेमोक्रेसी का जो एक उसूल है कि आपकी एक पूरा बाकायदा आपका एक असेंबली होती है, जी। असेंबली में बाकायदा अपोजिशन का प्रोविजन रखा जाता है। ये डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है। तो उसके अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उसे खिदमत का मौका दिया जाए और उस खिदमत की बुनियाद पर रिकॉग्नाइज किया जाए, और आइंदा के लिए अगर वो काम अच्छा करे तो आइंदा के लिए उसको चांस मिलना चाहिए। ये एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस है। अच्छा, जैसे मुल्क की तरक्की के लिए मेरे नजर में तरक्की को तो दिलाने क्या विजनरी पॉलिटिशियन ही चाहिए। वजह उसकी है कि उसकी बैक पे पूरी आवाम होती है, पूरी असेंबली होती है। जब वो फैसला करता है तो उसका फैसला जाती फैसला नहीं होता है, उसके साथ पूरी असेंबली जब फैसला करती है तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ फैसला करता है और बड़े बड़े फैसले करने में उसको आसानी। मैं छोटी सी क्या ये भी अवाम का, सियासतदानों का विजनरी फैसला था कि इन 4-4.5 सालों में जो मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो किसी को मौका मिलता है वो अगर अपना काम सही तरह से ना कर सकें, ठीक है नहीं, तो अगले साल इलेक्शन मौजूद है, इलेक्शन में उनको इलेक्ट नहीं किया जाएगा। यही होगा ना कि अगर किसी को, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन अवाम की मर्जी से होता है? नहीं, देखिए, अगर आप जहां चले जाएं 2-2, 3-3 साल पुरानी डेमोक्रेसी मौजूद है तो वो रिफाइन होते होते यहां तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो सब खड़े हो गए। जितने भी ममालिक हैं, आप देखिए कि जंगें, दूसरी जंग अजीम, पहली और दूसरी जंग अजीम हुई है और इसके अंदर जो तबाहियां मची हैं, जो कत्ले आम हुए, लाखों आदमी मारे गए, वो हम लोगों के दरमियान में नहीं मारे गए। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन किराम, यकीनन मेरे साथ प्रोफेसर इजाज अहमद फारूकी साहब मौजूद हैं, इम्तियाज खान फरहान साहब मौजूद हैं, अशरफ नवाज साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद ये सवाल जरूर मैं इनसे पूछूंगा कि ठीक है, जमहूरियत ही हल है मसाइल का, लेकिन उस जमहूरियत के लिए जो पॉलिटिकल विल है वो सियासतदानों में कैसे पैदा की जाएगी। हमारे साथ रहिएगा।